का कहर, रास्ते को लेकर हुए विवाद में दोनों को बंदूक की बट से मारा, घायल हॉस्पिटल में भर्ती। नमस्कार, एक्सप्रेस एजेंडा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश। एजेंडा में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे की हर हलचल की, और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे पॉलिटिकल एडिटर राकेश अग्निहोत्री। तो शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एजेंडा। सबसे पहले बात चुनावी शोर की। रतलाम झाबुआ उपचुनाव में प्रचार निर्णायक दौर में प्रवेश कर गया है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी अपने दिग्गजों को प्रचार में उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। सिंधिया के बाद अब कमलनाथ और सचिन पायलट ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया, तो बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि आमतौर पर चुनाव प्रचार के बाद वापस लौटने वाले सीएम शिवराज ने रात्रि विश्राम भी वहीं किया। जातीय समीकरण को दुरुस्त करने के लिए दोनों दल समाज के हर वर्ग की बैठक ले रहे हैं। तो चलिए इस खबर पर और चर्चा करते हैं। हमारे साथ राकेश जी मौजूद हैं। राकेश जी, वाकई ये बड़ी दिलचस्प बात है कि सीएम शिवराज रात्रि विश्राम भी वहीं कर रहे हैं, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कितना कश्मकश भरा चुनाव है इस बार। निश्चित तौर पर दीपेश, जो बात आप कह रहे हैं मैं सहमत हूं कि जो व्यक्ति चुनावी सभाएं करने के बाद भोपाल लौट आया करता था कई चुनावों में, अब अगर वो वहां डेरा डाल रहा है तो कहीं ना कहीं दिन के साथ शाम ढले रात की राजनीति पर भी जो होती है गांव में कस्बों में, उस पर भी उनकी नज़र है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, और लंबे समय से पिछले एक माह में कम से कम नहीं तो 30 से अधिक दौरे उन्होंने झाबुआ रतलाम सीट के किए हैं, और देवास को भी उन्होंने कहीं ना कहीं छुआ है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री वहां रात गुजार रहे हैं तो वो एक अलग अलहदा बात है। लेकिन कांग्रेस की ओर से भी अब कमलनाथ उतर चुके हैं, इसके पहले सिंधिया आ चुके हैं, सुरेश पचौरी आ चुके हैं मैदान में, मोहन प्रकाश वहां हैं, अरुण यादव हैं, तमाम नेता कांग्रेस के, संजय निरुपम हैं, और जल्द ही दिग्विजय सिंह के आने की खबर है। तो आप देख सकते हैं सचिन पायलट जैसे नेता भी वहां पहुंचे हैं। तो कांग्रेस ये मान के चल रही कि उनके लिए ये चुनाव एक अच्छा मौका है, और वो गंभीरता से उस चुनाव को ले रही है। कहीं ना कहीं गुटबाजी वाली जो बात कांग्रेस में दिखती थी वो नजर नहीं आ रही है। चुनाव परिणाम भले ही उनके हक में नहीं जाए, और इन्हीं बातों को देखते हुए बीजेपी ने पूरा अपना जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं शिवराज पर सामने रखा है। पूरा फोकस शिवराज पर है, और जो अपेक्षा के अनुरूप भी लगातार सभाएं कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक वो जनता के बीच में रहते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र और तो और गांव मोहल्ले में भी पहुंचना उनका शुरू हो गया है, और उनके साथ पूरी टीम लगी है। बीजेपी के कई मंत्री, कई सांसद, आसपास के सांसद हैं, उस क्षेत्र के विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, लाल बत्ती के दावेदार हैं, या पूर्व जिला अध्यक्ष या पूर्व पदाधिकारी हैं, सभी वहीं पर मौजूद हैं, और अगले कुछ दिनों तक ये वहीं डेरा डाल के रखेंगे। और ऐसे में देखना होगा कि ये चुनाव बिहार में जो परिणाम बीजेपी के हक में नहीं आए हैं, उसके बाद ये दबाव बढ़ा है यहाँ पर, और कांग्रेस भी उसमें अपने आप को एक अवसर तलाश रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अगले 2-3 दिन, वैसे खबर ये आ रही है कि शिवराज हो सकता है कि आज भोपाल लौटें, लेकिन अगले दिन भी फिर उनको पहुंचना है वहां पर, और मुद्दे जो हैं वो नए नए निकल के आ रहे हैं। अब जातीय समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए बैठकें शुरू हो गई, चाहे देवास हो चाहे वो हो। माली समाज की बैठक हो रही, राजपूत समाज की हो रही, ब्राह्मण समाज की बैठक हो रही है। कई समाजों को तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि जातीय समीकरण को बीजेपी अपने पक्ष में करे। पड़ला कहीं ना कहीं बीजेपी का भारी है, झाबुआ रतलाम से लेकर देवास तक, लेकिन कांग्रेस को हल्के में न तो बीजेपी ले रही है, न ही आप हम ले सकते हैं, क्योंकि चुनाव किस करवट, ऊंट किस करवट ले ये अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो देश में माहौल बना है उसके बीच इस चुनाव का महत्व दीपेश और बढ़ जाता है, और नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल। तो झाबुआ रतलाम लोकसभा उपचुनाव बीजेपी से ज्यादा शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी के लिए मायने रखता है, क्योंकि इसकी गूंज जाहिर सी बात है कि आने वाले लोकसभा सत्र में सुनाई देगी। शायद इसीलिए शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में प्रचार में जुटे हैं।
राकेश जी, एक बात और यहाँ समझना चाहेंगे कि बीजेपी की ओर से पूरी कमान सीएम शिवराज के हाथ में है, तो केंद्रीय लीडरशिप को क्यों नहीं यहाँ पर प्रचार के लिए बुलाया गया? क्या यहाँ पर प्रचार से ज़्यादा फ्लोर मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी, इस बात को समझ रहे हैं प्रदेश बीजेपी के नेता, इसीलिए चुनाव में पूरा प्रचार का जिम्मा शिवराज के कांधों पर, फ्लोर मैनेजमेंट भी वही देख रहे हैं? तौर पर बीजेपी का जो मजबूत गढ़ है मध्य प्रदेश में, उसके रूप में गिनती होती है। दिल्ली में भी जानते हैं कि यहाँ संगठन मजबूत है, सरकार लंबे समय से, और शिवराज एक ऐसा चेहरा है जो कड़ी मेहनत करता है। चुनाव के पहले से ही वो जनता के बीच में जाते रहते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के केंद्रीय नेताओं की अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश से है, नरेंद्र तोमर वहाँ पहुंचे हैं, थावरचंद गहलोत पहुंचे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जैसे सुषमा स्वराज, वो वहाँ नहीं है। लेकिन शिवराज का ही एक चेहरा है जो गाँव में पहचाना जाता है, आदिवासियों के बीच में भी। लगातार पिछले चुनाव का अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक था, तो अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, बीजेपी ने उसे अपने हक में किया है। और अगर कांग्रेस से उसका मोह भंग हुआ है तो इसका फायदा बीजेपी को सत्ता में रहते हुए कई बार उठाया है, चाहे वो नगर पंचायत के चुनाव हों या नगर निगम के चुनाव हों या विधानसभा के हों या फिर लोकसभा का। लेकिन झाबुआ रतलाम जो बात आप दीपेश कह रहे थे कि इसकी गूंज कहीं ना कहीं जो आगामी शीतकालीन सत्र हो रहा है उसमें सुनाई देगी, क्योंकि बिहार के बाद अगर लोकसभा की सीट बीजेपी वापस अपना कब्जा बरकरार रखती है तो कहीं ना कहीं इसकी क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को मिलेगी। ये दबाव है उन पर, और जब वो भी तब जब मोदी और शाह के खिलाफ महागठबंधन या दूसरी बीजेपी विरोधी नेता या दल या जो भी उनके विरोधी हैं वो सक्रिय हो रहे हैं। तो शिवराज को इस बात का एहसास है कि इस लोकसभा सीट के चुनाव उनके लिए, व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए, बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो संसद में जब मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं जब इसकी गूंज सुनाई देगी, खुदा न खास्ता अगर ये सीट उनके हाथ से निकलती है तो फिर बिहार का असर मध्य प्रदेश से जोड़ कर देखा जाएगा और इसके अलग अलग निहितार्थ निकाले जाएंगे। और बीजेपी में जो अभी दूसरे समीकरण चल रहे हैं, कहीं चाहे वो बयान हो, वो थमते नजर नहीं आ रहे। इन बात से बेफिक्र होकर के लेकिन सजग रहकर कहीं ना कहीं शिवराज ने अपना पूरा फोकस इस झाबुआ रतलाम में किया है, तो देवास पर भी वो कहीं ना कहीं अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। खासतौर पर तब जब सामने कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के तौर पर कांतिलाल भूरिया जैसा दिग्गज उम्मीदवार हो, और इस वक्त कहें कि भले ही कुछ पल के लिए लेकिन तमाम कांग्रेसी भी एकजुट नजर आ रहे हैं। साथ में रहेगा बात देवास विधानसभा उपचुनाव की करते हैं। ये तो पार्टी दोनों उपचुनावों के लिए अपने सभी बड़े नेताओं को उतार रही, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को इंतजार है तो केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का। देवास विधानसभा सीट से सुषमा को सीधे तौर पर तो कोई लेना देना भले ना हो, लेकिन देवास जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र कन्नौद और खातेगांव विदिशा संसदीय क्षेत्र में आते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में सुषमा स्वराज करती हैं। तो राकेश जी, क्या कोई कार्यक्रम है सुषमा स्वराज के यहाँ पर आने का? क्या वो भी सभाएं करेंगे? कितना फायदा मिल सकता है बीजेपी को इसका? देखिए, स्टार प्रचारकों की सूची में सुषमा स्वराज का नाम था और विदिशा के क्षेत्र की वो सांसद हैं, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन देवास की 2 सीटें वो कहीं ना कहीं उनके संसदीय क्षेत्र में आती हैं। तो लोगों को, उस कार्यकर्ताओं को उस क्षेत्र की अपेक्षा थी कि देवास अगर प्रॉपर के लिए चुनाव हो रहा है और वो भी बीजेपी के कब्जे वाली सीट पे, तो समय निकाल के आएंगी। लेकिन सुषमा स्वराज ने अपना सियासी कद जो बढ़ा रखा है, वो प्रदेश की राजनीति से लगभग दूर रही। चुनाव में जो सक्रिय जरूर होती है लेकिन बहुत गिनी चुनी सीटों पर ही उन्होंने प्रचार किया है। ऐसे में वो उपचुनाव आकर अपना सियासी कद और अपनी प्रतिष्ठा, ये कहेंगे अपनी साख दांव पे नहीं लगाना चाहती होंगी। वो बात अलग है कि उस क्षेत्र के कार्यकर्ता चाहते होंगे, क्योंकि देवास का जिक्र जब भी आता है तो वो 2 सीटें विदिशा से जुड़ी हैं। लेकिन सुषमा स्वराज अभी अमेरिका द्वारा छोड़ के आई हैं जब फ्रांस में विस्फोट हुआ है, और दिल्ली में भी संसद की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री को भी 1-2 दिन बाद लौटना है। आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वो विदेश मंत्री हैं, तो उनकी नज़र कहीं ना कहीं विश्व की राजनीति में है और दिल्ली में उनका रहना जरूरी है। लेकिन एक अपेक्षा थी कार्यकर्ता को कि ये चुनाव अगर मायने रखते हैं, अगर जब आसपास के क्षेत्र के सांसद देवास और झाबुआ रतलाम में सक्रिय हो सकते हैं बीजेपी के, तो सुषमा स्वराज क्यों नहीं। ये बात कार्यकर्ताओं से सुनी गई है, अप्रोच लगाने की कोशिश भी की कि वो आए, लेकिन लगता नहीं है कि अब जब चुनाव की मतदान की उल्टी गिनती शुरू हुई कि सुषमा स्वराज इन 2 चुनाव में आएंगी। अगर आते तो शायद बीजेपी और मजबूत अपने आप को साबित करती, उस खेमे में खड़ी पाती कि जहां वो सुरक्षित अपने आप को मानती। लेकिन सुषमा स्वराज हैं, वो उपचुनाव से लगातार उन्होंने दूरी बनाई है और इनका अपना एक सियासी तजुर्बा है और एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है, तो वो इन चुनाव में उलझने की शायद कोशिश न करें। ठीक है, साथ में रहेगा राकेश जी। अभी और कुछ खबरें जिन पर आपसे हम चर्चा करेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक्सप्रेस एजेंडा जारी है।
नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में क्रिकेटरों का भविष्य क्यों लग रहा दांव पर? क्या कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में खत्म हो जाएगा भोपाल क्रिकेट डिवीजन? क्रिकेट के मैदान पर क्यों खेला जा रहा सियासत का खेल? जनता मांगे जवाब में आज का मुद्दा सियासत का क्रिकेट। देखिए रात 8 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स जबलपुर और सीएक्स सिटी भोपाल। सीएक लाई है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। ये घर नहीं एक सपना है, जेब में समाए वो अपना है। शहर का दिल है कहता है जो भी यहाँ पर रहता है। लीला डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं लीला अतुल्यम, अ होम विद अ हार्ट। G+6 towers of 2, 3 and 4 BHK flats, world class amenities, mind blowing location, 2 BHK flats at a surprising rate of just ₹30 lakhs. Get your lovable living options in the heart of the city. Leela Atulyam, a home with a heart, near Akriti Eco City, BDA Road, E8 Extension, Salaya, Bhopal. A project by Leela Developers. Plot number 25, Rohit Nagar, Bavadia Kala, E8 Extension, Bhopal. Leela Atulyam. चलिए एक्सप्रेस एजेंडा में बात बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संघप्रिय गौतम ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को राजनीति से दूर रहने की नसीहत क्या दी। पार्टी में एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। धार दौरे के दौरान गौतम के इस बयान ने मानो आग में घी का काम किया, जिसे बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल से जुड़े नेताओं द्वारा जारी साझा बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। ये बयान इस वक्त आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जब राजनीति में 60 की उम्र के बाद समाज सेवा करने की नसीहत दी थी। ये बात और है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में सारा दोष मीडिया पर अब नेतृत्व ने मढ़ दिया है। राकेश जी हमारे साथ जुड़े। राकेश जी, अब इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? ये गौतम जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश से उनका नाता है। बीजेपी का कभी वो दलित चेहरा रहे हैं और जब भारतीय जनशक्ति का गठन किया था उमा भारती ने, तो वो उनके साथ आए थे। उन्होंने भी राजनीति में एक लंबे सफर में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं और ये बयान वो मध्य प्रदेश की उस धरती से देते हैं जहां कैलाश विजयवर्गीय का बयान हो या अमित शाह के बयान हो, एक नया बवाल मचा चुके हैं और उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है। जो बात धार में कम से कम संघप्रिय गौतम ने कही है, वो सीधे तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत को इशारों में भी नहीं, सीधे सपाट बातों में कहा, सपाट लहजे में कहा है कि वो राजनीति से दूर रहें। तो यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये बयान भी आए थे सामने से, चाहे वो बिहार के सांसद भोला यादव का हो, कि जो आरक्षण को लेकर जो बयान था मोहन भागवत का, वो लोगों तक, जनता तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाया और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं चुनाव में पड़ा है और उसका फायदा लालू और नीतीश ने उठाया है आक्रामक को अख्तियार करके। तो संघप्रिय गौतम ने अगर सिर्फ मोहन भागवत के लिए ये मशवरा दिया है कि वो राजनीति से दूर हो, तो देखा जाएगा कि आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री वापस लौटेंगे और बड़े फोरम पर जब पार्टी के अंदर चर्चा होगी तो इस बयान को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। बयानों की फहरिस्त लंबी है। शत्रुघ्न सिन्हा पिछले दिनों नागपुर पहुंचे हैं, उन्होंने संघ के नेताओं से मिलने की कोशिश की, मुलाकात नहीं हुई क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत। राकेश जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जी जुड़ गए, उनसे भी हम जान लेते बीजेपी का पक्ष क्या है, क्या सोच है बीजेपी नेताओं की। मालू जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। संघप्रिय गौतम आप ही की पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो अटल बिहारी सरकार में, अब वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत को राजनीति से दूर रहना चाहिए। संघप्रिय गौतम के किसी भी बयान से या किसी भी व्यक्ति के ऐसे बयान से जो लगातार केवल चर्चा में बने रहने, प्रचार में बने रहने के लिए जरूर बनते देते हैं, उसका पार्टी से कोई भी नाता और सरोकार नहीं है। जहाँ तक गौतम जी का सवाल है, वो एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से और ऐसी बात कह दी
कि जो उनके कद के लायक है न वो सलाह देने के लिए पात्र है। इसलिए ऐसे किसी भी चर्चा में बने रहने के लिए या चर्चा का विषय बने रहने के लिए ऐसे किसी भी नहीं गोविंद जी, लेकिन ठीक है, अगर ऐसी बातें हो भी रही हैं तो वो कहीं तो यही जाएंगे ना कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी के अंदर मांग उठ रही है, बीजेपी के अंदर बगावत हो रही है, तो क्या ऐसे नेताओं को पार्टी रखेगी या बाहर का रास्ता दिखाएगी? क्योंकि कई सारे लोग होते हैं व्यक्तिगत अपने की बातें कहते हैं, किस रूप में कही जाती है, किस रूप में ली जाती है और किस रूप में ऑपरेशन किया जाता है। इस बारे में जब तक उसकी संपूर्ण जानकारी न मिल जाए तब तक कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि संयम बरतना चाहिए बोलने के पहले। हमारे कद और पद से ज्यादा बड़ी बात कहने वाला कभी भी पार्टी का बहुत ही खैर माना तो बीजेपी को ये जाता गोविंद जी की केडर बेस पार्टी। मेरे सहयोगी राकेश जी भी आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। जी राकेश जी। गोविंद मालू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि संगप्रिय गौतम के बयान को भले ही आप तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन अमित शाह अगर चित्रकूट आकर के ये कहते हैं कि 60 साल के बाद राजनीति नहीं समाज सेवा करना चाहिए, वो भी तब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65 साल पूरे कर रहे हैं। इस बारे में जो भी कुछ उनको कहना था उन्होंने अपना स्पष्ट कर दिया है कि किस रूप में उन्होंने कहा है। इस बारे में कोई भी बात कही जाना मैं समझता हूँ ठीक नहीं। तो गोविंद जी, ऐसा तो नहीं कहीं कि कई बड़े नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, फिर आप लोगों को सफाई देना बड़ा मुश्किल हो रहा है? जी नहीं, बड़े नेता, मैंने कहा ना कि उसका इंटरप्रिटेशन कैसा किया जाता है, किस रूप में उसको ग्राह्य किया जाता है और किस रूप में वो बोला जाता है, ये बहुत अलग अलग बातें हैं। बयान के आधे टुकड़े को दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। मालू जी, सिर्फ मीडिया के सिर मत छोड़ो। एपेक्स बैंक में कार्यक्रम हुआ था सदस्यता अभियान का, तब भी ये बयान कहीं ना कहीं सामने आया था, जिस पर बीजेपी ने सफाई दी थी कि अमित शाह ने कहा है कि 5 साल में नहीं 25 साल चाहिए देश के विकास के लिए। उसमें भी आपने मीडिया के सिर फोड़ दिया था। जी नहीं, उस समय उन्होंने जो कहा था वो ये नहीं कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि 25 साल लगेंगे। उन्होंने कहा था कि देश का विकास के लिए हम जो जिस कल्पना को लेकर चल रहे हैं उसका संपूर्ण स्वरूप आने में समय लगता है, लेकिन हम उस तरफ प्रयास हैं। उसको 25 साल लगेंगे ये कहा जाना तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया था। जो प्रदेश के प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, वो चित्रकूट में उनके साथ थे और देवास में उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से आगे रखा है। जी नहीं, विनय सहस्त्रबुद्धे जी के साथ में एक पत्रकार वार्ता में था, उन्होंने कहा कि जो भी अमित जी ने कहा है उसके बाद उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट प्रदेश से उस पर कोई भी कहना टीका टिप्पणी करना। चलिए उनके छोड़िए, संगप्रिय गौतम ने मध्य प्रदेश की धरती से यह बयान दिया है। क्या बीजेपी के नेता होने के नाते आप चाहेंगे कि उनके खिलाफ यदि उन्होंने ये बात कही? संगप्रिय गौतम के बयान को क्या प्रदेश नेतृत्व गंभीरता से ले रहा है? क्या उसकी शिकायत या उसकी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दी गई है? केंद्रीय नेतृत्व के पास सारी चीजें संज्ञान में जाती है और हाईकमान ठीक है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो इस बारे में निर्णय लेता है। जो भी कुछ अगर कहा गया है संगप्रिय गौतम से भी जो भी उस स्तर पर जो बात करना होगी की जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि छोटे में बड़ी बात कभी करनी नहीं चाहिए। फिर उस बात पर अच्छा, एक आखिरी सवाल मालू जी, आपकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा पैसा देकर के अमित शाह हो या तमाम दूसरे नेताओं कह रहे हैं कि उनके खिलाफ माहौल बनवाया जा रहा है, आपकी पार्टी के खिलाफ। अगर पार्टी के नेता आडवाणी जी हो या जोशी जी हो या फिर संगप्रिय गौतम में बुजुर्ग नेता ही अगर कहने लगेंगे तो क्या ये भी साजिश में शामिल है? देखिए, ये सारी चीजें मीडिया और बाकी कई लोगों के व्यूज होता है, न्यूज अलग होती है, व्यूज अलग होता है, ये व्यूज में शामिल है। ऐसा किसी व्यक्ति किसी नेता ने नहीं कहा कि ऐसा कोई माहौल बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल बयान किसी ने नहीं किया कि कहीं किसी ने बात नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि भारतीय प्रजातंत्र में आज ही की खबर है मालू जी, आपके पार्टी के जो केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, उन्होंने कहा है कि खूब सारे पैसे देकर लोगों ने हमारे खिलाफ माहौल बनवाया है। ये बातें कही जा रही, वीके सिंह साहब ने आज कहा है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई। खबरें साहब आप चाहे तो बाइट सुनवा देंगे। जी जी, चलिए खैर, चलिए बहुत शुक्रिया मालू जी, आपने हमसे बात की। कुल मिलाकर के अब हालात ही ऐसे पैदा हो गए कि आप ही की पार्टी के नेता कुछ कहते हैं, फिर उस पर आप लोगों को जवाब नहीं देते बनता, और फिर सारा मीडिया पर दोष मढ़ दिया जाता है। अगली खबर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा का बिहार के हार पर बड़ा बयान आया। शर्मा ने कहा कि बिहार में हार का मुंह सिर्फ संगठनात्मक कमजोरी की वजह से देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी का स्थानीय संगठन था ही नहीं, और वहीं नीतीश लालू का गठबंधन भी एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा। इस वजह से उन्हें हार का सामना
करना पड़ा। यदि संगठन नहीं होगा तो ऐसा ही परिणाम आएगा। जहां थोड़ा बहुत भी हमारा संगठन था वहां हम अच्छे परिणाम लाने में सफल रहे। हमको अपना संगठन मजबूत करना चाहिए था, संगठन की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था। जैसा हम मध्य प्रदेश में देते रहे हैं वैसा यदि संगठन को मजबूत करने के लिए और उसको नीचे तक ले जाने के लिए ध्यान दिया गया होता तो शायद परिणाम अच्छे आए। जी हाँ, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ हमारा संगठन प्रारंभ से ही कमजोर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ खुद रघुनंदन शर्मा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। हाँ जी। जी, ये आज जो आपने बात कही है साफगोई से, आपने स्पष्ट एक कारण तो कम से कम बताया। अभी तक तो तमाम बातें की जा रही थी आप ही की पार्टी के लिए कि संगठन कमजोर था, तो क्या पहले से आभास था कि इस तरीके के नतीजे आ सकते हैं? देखिए, संगठन वर्षों में निर्मित होता है और मजबूत बनता है। संगठन तंत्र को खड़ा करने में वर्षों लग जाते हैं। मध्य प्रदेश हमारा संगठन तंत्र मजबूत है तो वर्षों की तपस्या है कई कार्यकर्ताओं की। तो बिहार में चूंकि पहले भी हमारा कोई स्वयं बीजेपी का अकेला शासन नहीं रहा और हम संयुक्त रूप से मिलकर के ही सरकारें बनाते रहे, इसलिए वहाँ संगठन तंत्र मजबूत नहीं था और जिसके साथ काम कर रहे थे वो हमसे अलग हो गया। नहीं, यही तो सीधा सा सवाल यही कि आभास था यानी आपको कि ये हार हो सकती है यहाँ पर? हाँ, वो उनके गठबंधन होने के बाद हाँ, हमने पूरी ताकत भी लगाई, लेकिन देखिए हमारे उस ताकत के कारण हमारे 4-5% वोट बढ़े हैं वहाँ। हाँ। राकेश अग्निहोत्री जी मेरे सहयोगी है मेरे साथ में, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। शर्मा जी, मेरा सवाल ये है, तो आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं कहीं ना कहीं अमित शाह जिन्होंने 1.5 साल में बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना दी, पिछले 1.5 साल में क्या बिहार में कोई काम नहीं किया उन्होंने? नहीं हुआ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर 5% वोट हमारे बढ़े हैं। जो 5% वोट बढ़ने की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं। लेकिन चूंकि 28% और 24% वाले वोट एक साथ मिल गए दोनों लोग, इसलिए हमारे 34% से वो ज्यादा हो गए। नहीं, वो आंकड़े अपनी जगह है शर्मा जी। जीत तो जीत होती है, बीजेपी हमेशा कहती रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो अमित शाह आडवाणी के निशाने पर आ गए। आप भी पुरानी पीढ़ी को ही बिलोंग करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आडवाणी जी ने जो समीक्षा की बात कही है, जो साझा बयान किया, उससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं किसी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा अपना स्वतंत्र चिंतन है और मैं ये मान के चलता हूँ कि व्यक्ति अकेला काम नहीं करता, उसका केवल नाम होता है, टीम वर्क से काम होता है, संपूर्ण टीम मिलकर के काम करती है और उसी को संगठन कहते हैं। और संघप्रिय गौतम ने जो मध्य प्रदेश में आकर बयान दिया है, मोहन भागवत को ही राजनीति से दूर रहने की बात कही है। हाँ, वो उस बयान को नहीं, देखिए इसमें संघ को घसीटना कदापि उचित नहीं है। नहीं, संघप्रिय गौतम के साथ आपने भी काम किया है भारतीय जनशक्ति पार्टी में। शर्मा जी, आप और दोनों साथ साथ थे, तो संघप्रिय गौतम का जो बयान है उसको आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, संघप्रिय गौतम संघ के बारे में कुछ नहीं जानते, संघ की कार्यशैली के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए जो कुछ नहीं जानता है यदि वो बोलेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की रघुनंदन जी। राकेश जी, आपका एक आखिरी कमेंट आपका ले लेते हैं, जो अब हालात जो बन गए हैं। निश्चित तौर पर अगर बयानों को देखेंगे तो लंबी फेहरिस्त है, और दीपेश देखना होगा संसद सत्र शुरू होने के पहले और प्रधानमंत्री के वापस विदेश दौरे से लौटने के बाद आखिर बीजेपी किस फोरम पर जो बात साझा बयान आडवाणी खेमे से मार्गदर्शक मंडल से आई है और लगातार जो बयान आ रहे हैं, उसके बीच में क्या संघ हस्तक्षेप करता है, तो कब करता है, किस तरह की बैठक होती है और किस निष्कर्ष की, किस दिशा की ओर बीजेपी बढ़ती हुई नजर आती है। क्योंकि इन उपचुनाव के बाद में इन चुनाव की तो चर्चा होगी, संगठन में संगठन के चुनाव होना है। जिस संगठन की बात रघुनंदन शर्मा कर रहे हैं कि बिहार में कमजोर था, देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता रहा, लेकिन यहाँ भी संगठन चुनाव की प्रक्रिया ठप है। क्या उसको दिशा मिलती है? बिहार से चुनाव से क्या वो सीख लेंगे? और उत्तर प्रदेश जो अगला पड़ाव है पश्चिम बंगाल के बाद, वहाँ बीजेपी का संगठन क्या गुल खिलाता है? ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। रुकना एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।
जब नक्सली समस्या बस्तर में पैदा हो रही थी उस समय क्यों नहीं कुचल दिया? वहाँ राजनीति भी पढ़ाते थे क्या? जनता आपसे सीधे सवाल कर रही है। 10% तो वो भी पिस जाएंगे जो ओरिजिनल है। जवाब आप नहीं देंगे तो कौन देगा? है या नहीं है ये जानना चाहिए। ये फसल और बढ़ती जाएगी और कितना समय चाहिए आपको? ये जो हमने आपको दिखाए ना अभी कैमरे में, मैं चाहूंगा आप एक लाइन में उत्तर दें। हम पूछ कुछ और है। मेरा सवाल है। नमस्कार, सुस्वागतम। आ गए हम। हाँ मालूम है, आ गए हम। नहीं, आ गए हैं हम। प्रगति की दौड़ में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से गरीब लड़कियों का घर बसाया। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए योजना में निशुल्क जांच और दवा वितरण कराया। लोक सेवा गारंटी कानून लागू कर शासन को जनता के लिए जवाबदेह बनाया। किसान को 0% पर ऋण मिला। खेती को लाभ का धंधा बनाया। उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया और गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचाया। क्यों माँ? सरकार ने पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग विकास इन सभी पैमानों पर सर्वोच्च स्थान स्थापित किए हैं। तो आइए आप और हम मिलकर मध्य प्रदेश की इस विकास यात्रा में शामिल हो जाएं। ये घर नहीं, एक सपना है। जेब में समाए वो अपना है। शहर का दिल है, कहता है, जो भी यहाँ पर रहता है। लीला डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं लीला अतुल्यम, अ होम विद अ हार्ट। G+6 towers of 2, 3 and 4 BHK flats. World-class amenities. Mind-blowing location. 2 BHK flats at a surprising rate of just ₹30 lakhs. Get your lovable living options in the heart of the city. Leela Atulyam, a home with a heart. Near Akriti Eco-City, BDA Road, E8 Extension, Salaya, Bhopal. A project by Leela Developers. Plot number 25, Rohit Nagar, Bavadia Kala, E8 Extension, Bhopal. Leela Atulyam. मध्य प्रदेश सरकार की पहल पूरे आदिवासी समुदाय के लिए मिसाल बन गई है। एक समय था जब इनके परिवार का जीवन मुश्किलों से भरा था। जिस जमीन पर ये रहते थे, इनके लिए यहाँ रहना गैर कानूनी था। आज जमीन का पट्टा देकर मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें मालिक बना दिया है। जमीन का मालिकाना हक मिलने से इन लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सिंचाई के लिए पंप और कीटनाशक छिड़कने के लिए मशीन दी गई है तथा कपिलधारा योजना से कुआं भी मिला है। मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र वन निवासी वन अधिकारों से वंचित न रहे। अब तक 2 लाख से ज्यादा वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। वनाधिकार अधिनियम ऐसे ही हजारों आदिवासी परिवारों का जीवन बदल रहा है। अधिक जानकारी के लिए अपने गांव में गठित वन समिति अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में संपर्क करें। मैं रिक्शा चलाता हूँ। मेरे घर की गाड़ी इसी से चलती है और आज इसकी सवारी है मेरी पत्नी और मेरी बच्ची। आज मैं अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा हूँ, ये जानने के लिए नहीं कि आने वाला लड़का है या लड़की, बल्कि स्वास्थ्य जांच के लिए, क्योंकि मुझे पता है लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। अजन्मे बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। लिंग परीक्षण करने और करवाने वाले को 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। हर गर्भवती महिला की समय समय पर जाँच करवाना न भूले। चलिए जी। लड़का लड़की एक समान, दोनों जीवन के। वीरगांव नगर निगम की वोटिंग खत्म, करीब 67% मतदान। 19 नवंबर को आएंगे नतीजे। वीरगांव चुनाव में वोटिंग के दौरान भिड़े बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता। दाल की कीमतों की बढ़ोतरी पर कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी ने किया विरोध, प्रशासन ने संभाला मोर्चा।